नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष राजनीतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का रहेगा। आपका प्रथम प्रश्न पत्र है वो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का है, जिसमें मैंने नोट्स के माध्यम से संपूर्ण कोर्स करवाने का प्रयास किया है। इसमें आपको निबंधात्मक प्रश्नों के बिंदु देखने को मिलेगा और जिसकी संक्षिप्त व्याख्या भी करने का मैं प्रयास है वो करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका लगभग है आपका संपूर्ण कोर्स है वो एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को आराम से अंत तक देखिए ताकि आपका रैपिड रिवीजन है वो हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। इसमें सरकारों व राजकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो स्वतः ही सम्मिलित रहता है, क्योंकि राजनीति व्यवहार राजनीतिक संस्थाओं व मुख्यतः सरकारी संस्थाओं के इर्द गिर्द घूमता है, परंतु इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति में इन प्रभावों व प्रक्रियाओं का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है, जिससे सरकारों का व्यवहार इस या उस प्रकार का बनता है। तो ये है आपकी तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। अब आगे तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण की बात करें तो तुलनात्मक राजनीति के दो दृष्टिकोण हैं। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति। आगे हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता। परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी विशेषता है अतुलनात्मक अध्ययन, दूसरी है वर्णनात्मक अध्ययन, तीसरी है प्रादेशिक अध्ययन, चौथी है गतिहीन अध्ययन, पांचवी है विनिबंधात्मक अध्ययन, छठी है आदर्शमय अध्ययन, सातवीं है कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन। ये हैं वो तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। अब आगे हम बात करें तो तुलनात्मक राजनीति के विकास के चरण। तो तुलनात्मक राजनीति के विकास की बात करें तो इसमें अपन को 5 कालों का अध्ययन करना है वो होता है, जिसमें पहला है वो अरस्तू का काल, दूसरा मैकियावेली का काल, तीसरा मॉन्टेस्क्यू का काल, चौथा है वो 1945 के पूर्व का काल और पांचवा 1945 के पश्चात का काल। तो इन पांचों कालों का अध्ययन करने के बाद में हम तुलनात्मक राजनीति के विकास का चरण है वो देखने को मिलता है। इसमें आप अरस्तू का काल की बात करें तो तुलनात्मक राजनीति के विकास के मुख्य सीमा चिन्हों का विवेचन करते समय अरस्तू जो कि व्यवस्थित राजनीति विज्ञान का परिणयन करने वाला प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था, पर दृष्टि विराम होना स्वाभाविक है। अरस्तू ने 158 संविधान का विश्लेषण करके राज्य के विभिन्न पक्षों पर अपने निश्चित विचार प्रस्तुत किए। आगमनात्मक पद्धति को राजनीतिक विज्ञान में सबसे पहले अपनाने वाला अरस्तू ही था। उसने जो राजनीतिक घटना चक्र प्रस्तुत किया उसका आधार भी मुख्य तुलनात्मक विवेचन ही था। तो अरस्तू ने भी तुलनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत कुल उन्होंने 158 संविधान का विश्लेषण करने के बाद में उसकी तुलनात्मक अध्ययन है वो किया। दूसरी बात करें मैकियावेली का काल की बात करें तो मैकियावेली के काल में बौद्धिक पुनर्जागरण युग तथा तत्कालीन विचारक मैकियावेली के विचार तथा कृत्य की तुलनात्मक राजनीति के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बौद्धिक जागरण के काल को एक कलाकृति माना गया। मैकियावेली ने तर्क पद्धति का परित्याग करके अनुभववाद तथा इतिहासवाद का समर्थन किया था। आगे हम
मैकियावेली के बाद मॉन्टेस्क्यू का काल की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू ने भी मैकियावेली की पद्धति को अपनाया। उसने वैज्ञानिक पद्धति का भी अनुपालन किया। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज का फ्रांसीसी, अमेरिका तथा पश्चिमी शासन संस्थाओं पर गहरा असर पड़ा। तो उन्होंने भी यानी कि मैकियावेली के बाद मॉन्टेस्क्यू ने भी तुलनात्मक राजनीति के मार्ग को अपनाते हुए बुद्धिवादी युग में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को अधिक महत्व दिया। तो आगे हम चौथी बात करें तो 1945 के पूर्व का काल, इसमें तुलनात्मक राजनीति का किस प्रकार विकास हुआ तो इसकी बात करें तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के विकास में एक नया मोड़ आया। अब तक तुलनात्मक अध्ययन शुद्ध राजनीतिक था, वह अब मिश्रित हो गया। मानव संबंधों को भी राजनीति विज्ञान में स्थान दिया गया, क्योंकि अन्य सभी प्रकार के मानवीय संबंध राजनीतिक संस्थाओं पर अपना गंभीर प्रभाव डालते हैं। यही से तुलनात्मक राजनीति का विकास का एक नवीन युग है वो प्रारंभ हो गया। और 1945 के पश्चात का काल की बात करें तो इसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति विकास अपने वर्तमान युग में प्रवेश करता है। इस युग में मिश्रितता की प्रवृत्ति तीव्र गति से बढ़ती रही। अनुभववादी सीमा का भी विस्तरण हुआ। गैर पश्चिमी संस्थाओं का अध्ययन बढ़ा। इस युग के प्रमुख विचारक डेविड स्टेन, आमंड ड्यूस, लॉसवेल आदि थे। इनकी प्रमुख देन नवीन अवधारणाओं को गति देना। सभी विचारकों ने विशिष्टार्थी शब्दों का प्रयोग किया और इस प्रकार इन्होंने जो तुलनात्मक राजनीति है उसका जो प्रभाव है वो नवीनतम देखने को मिला। आगे हम तुलनात्मक राजनीति के विकास की वर्तमान व्यवस्था की हम बात करें तो इसमें कुछ विशेषताएं भी हैं, जिसमें पहली विशेषता है कि तुलनात्मक राजनीति में वैज्ञानिकता की प्रवृत्ति अधिक प्रबल हुई, क्योंकि किसी भी संविधान की यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसमें जो भी उसकी जो कमियां हैं और जो अच्छाइयां हैं उनका अध्ययन हम देखने को मिलता है। इसमें है देखो, राजनीति को विज्ञान बनाने की और राजनीति वैज्ञानिकों ने सक्रिय प्रयास किए। अगर कहीं और सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो किसी भी राजनीतिक अवधारणा की सत्यता और निश्चितता को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो तुलनात्मक अध्ययन पहले सरकार तथा राज्य के औपचारिक ढांचे तक ही सीमित था, परंतु वर्तमान युग में व्यवहारवादी धारणा ने इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। संस्थाओं के बाह्य तथा आंतरिक ढांचों के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया है। तीसरी विशेषता है कि वर्तमान युग से पूर्व तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र सीमित था, पर अब क्षेत्र है वो विस्तृत हो गया। यानी वर्तमान स्थिति में देखें तो पहले से अब है वो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है वो विस्तृत हो गया है। चौथी विशेषता है कि तुलनात्मक राजनीति का विकास वर्तमान युग में अत्यंत द्रुत गति से हो रहा है। इससे विकास की अवस्था न कहकर क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है। यानी वर्तमान में जो तुलनात्मक राजनीति का जो विकास है वो तीव्र गति से हो रहा है, इसको हम क्रांतिकारी परिवर्तन भी कह सकते हैं। पांचवी विशेषता है कि तुलनात्मक राजनीति के विकास की प्रारंभिक अवस्था में पश्चिमी संस्थाओं का ही अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता था। पहले क्या था, पश्चिमी संस्थाओं का विश्लेषण किया जाता था, परंतु वर्तमान काल में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन एवं विश्लेषण है वो किया जाने लगा है। छठी विशेषता है कि राजनीतिक संस्थाओं में तुलनात्मक विश्लेषण पर समाजशास्त्र का गहरा असर पड़ा है। यानी वर्तमान के अंदर तुलनात्मक राजनीति का विकास है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है। आगे हम बात करें तो संविधान एवं संविधानवाद। तुलनात्मक राजनीति के बारे में आपने समझ गए होंगे। इसमें अधिकतर प्रश्न है वो तुलनात्मक राजनीति का दृष्टिकोण के बारे में आ सकता है, या तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में प्रश्न आ सकता है, या अंतिम रूप में यदि तुलनात्मक राजनीति की विकास में वर्तमान क्या है इसके बारे में आपको प्रश्न आ सकता है। तो आप इसको आराम से देख करके समझ गए होंगे कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। तुलनात्मक राजनीति में दो
दो देशों की राजनीति की तुलना करना। चलिए आगे चलते हैं। आगे संविधान एवं संविधानवाद। तो संविधान की बात करें तो किसी भी सभ्य देश के शासन का निरपेक्ष आधार संविधान माना जाता है। संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। जिस प्रकार से भारत के संविधान की बात करें तो भारत का जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार ही संचालित होती है। ये संविधान देश का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अब संविधानवाद की बात करें तो प्रत्येक देश में दो प्रकार के कानून होते हैं, एक साधारण कानून और संवैधानिक कानून। अर्थात संविधान का एक साधारण कानून होता है और एक होता है संवैधानिक यानी संविधान का कानून। इसमें सामान्यतः संवैधानिक कानून को सामान्य कानून की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। शासन और शासक वर्ग को सामान्यतः साधारण कानून और कुछ सीमा तक संवैधानिक कानून से शक्तियाँ प्राप्त होती है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की व्यवस्था स्वयं संविधान में ही होनी चाहिए और नियंत्रणों की ये व्यवस्था संस्थागत होनी चाहिए जिससे कि उसके अवहेलना अपेक्षाकृत कठिन कार्य हो जाए। ये है संविधानवाद। आगे संविधानवाद के लक्षण एवं विशेषताएं, जिसमें इसका पहला लक्षण है संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा है। तो मूल्य संबंध अवधारणा की बात करें तो इसमें संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। ये उन मूल्यों, विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय हैं, जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं। ये संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को अभिजनों द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरी विशेषता है संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा है। तो इसकी हम बात करें तो संविधानवाद की धारणा हर जगह व स्थान विशेष की संस्कृति से संबंध पाई जाती है। हर देश के आदर्श मूल्य विचारधाराएं उस देश की संस्कृति की ही उपज होती है। तीसरा है संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। तो गत्यात्मक अवधारणा का अर्थ है कि संविधानवाद में विशिष्ट बात यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ साथ गत्यात्मक भी पाई जाती है। यही कारण है कि प्रगति में बाधक नहीं है, प्रगति का एक साधक माना रहता है। आगे हम चौथी विशेषता है कि संविधानवाद संभागीय अवधारणा है। संभागीय अवधारणा का मतलब है कि एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं व मान्यता समान हो सकती हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएं रखता है। पांचवी विशेषता है कि संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है। साध्य से संबंधित अवधारणा का अर्थ ये हुआ कि संविधानवाद मूलतः साध्यों से संबंधित अवधारणा है, परंतु ये साधनों की पूर्णतः अवहेलना नहीं करता है। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्ष्यों का ही सूचक है। छठी विशेषता है कि संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। इसका अर्थ है कि सामान्य परिस्थिति में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समूह के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है। यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन व स्थापना करते हैं जिससे संविधान व्यवहारिक व वास्तविक बना रहता है। सातवीं विशेषता है संविधान। आठवीं लोकतंत्रीय शासन। नौवीं विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था। 10वां है मूल अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 11वीं है शक्तियों का विभाजन। इस प्रकार संविधान की ये कुल 10 या 11 विशेषता हैं। तो आप इसको संक्षिप्त नोट्स बना करके आराम से आप इस उत्तर है वो दे सकते हैं, विस्तृत उत्तर है वो दे सकते हैं। अगला है संविधानवाद समस्या और निराकरण। तो इसके कुछ आपके में है जो कुछ नोट्स मैं आपको बताऊंगा।
तो संविधानवाद की समस्या की बात करें तो इसमें पहली समस्या युद्ध और तनाव का वातावरण, दूसरी है निरंकुशतावाद, तीसरी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय शासन के पास अत्यधिक कार्यभार, चौथी है जनता की आर्थिक सामाजिक असंतुष्टि, पांचवें विभिन्न वर्गों द्वारा संविधान प्रदत्त स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग और छठी है संविधानवाद के अस्थायी स्थगन से उत्पन्न समस्या है। ये उनकी कुछ संविधानवाद की समस्या हैं। उसके निराकरण की बात करें तो सबसे पहला है सामर्थ्यवान लेकिन मर्यादित शासन, दूसरी है शक्तियों का विभाजन, नियंत्रण तथा संतुलन और सत्ता का विकेंद्रीकरण, तीसरी है स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या, चौथी है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति, पांचवें राजनीतिक व्याख्या व्यवस्था में अपेक्षित सुधार और छठी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावशाली बनाना। ये कुछ जो संविधानवाद की कुछ समस्याएं उन समस्याओं का निराकरण है। आगे बात करें तो ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। तो ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं तो सबसे पहली प्राचीनता, दूसरी है अलिखित, तीसरी है विकसित, चौथी है नमनीयता, पांचवी है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, छठी विशेषता है जीवित, सातवीं विशेषता है सुविधा पर आधारित, आठवीं विशेषता है संसद की सर्वोच्चता, नवीं विशेषता है मंत्रिमंडलात्मक विधान, दसवीं विशेषता है परिवर्तनशीलता, ग्यारहवीं विशेषता संतुलन का सिद्धांत, बारहवीं विशेषता अभिशमयों का महत्व, तेरहवीं विशेषता है विधि का शासन, चौदहवीं विशेषता एकात्मकता और पांचवी है मिश्रित संविधान। तो आप इस इनके जो पॉइंट हैं इन पॉइंटों में से कम 10 पॉइंट आप याद करके आराम से इसकी व्याख्या करके आप विस्तृत उत्तर है वो दे सकते हैं। आगे हैं अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है सबसे प्राचीनतम निर्मित एवं लिखित संविधान, दूसरी है कठोर संविधान, तीसरी विशेषता है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, चौथी है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था, पांचवी है सीमित सरकार, छठी विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता तथा न्यायिक पुनरावलोकन, सातवीं विशेषता है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, आठवीं विशेषता है शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित, नवीं विशेषता है संघात्मक शासन की व्यवस्था, दसवीं विशेषता है दोहरी नागरिकता, ग्यारहवीं विशेषता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, बारहवीं विशेषता है लूट प्रणाली और तेरहवीं विशेषता है राज्यों में अपने अलग अलग संविधान। अब आगे हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन, तो इनकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करें तो इसके सबसे पहली शक्ति है मंत्रिमंडल का निर्माण, दूसरा है मंत्रिमंडल का संचालन, तीसरा है मंत्रिमंडल का अंत, चौथी लोक सदन का नेतृत्व, पांचवी शासन पर नियंत्रण, छठी मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी होना, सातवीं परराष्ट्र संबंधों का संचालन, आठवीं है प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक, नौवीं शक्ति और कार्य है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व। आगे हम बात करें तो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं, तो इसमें पहली विशेषता है सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता, दूसरी है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, तीसरी विशेषता है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, चौथी विशेषता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, पांचवी है राजनीतिक सजातीयता, छठी है गोपनीयता, सातवीं विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व।
तो आपके समक्ष है वो प्रश्न आ सकता है कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इनके 6 ये 7 पॉइंट है। इस 7 पॉइंटों के माध्यम से आप अपने उत्तर को विस्तृत है वो दे सकते हैं। आगे हैं ब्रिटिश कैबिनेट के मजबूत होने के कारण, यानी ब्रिटिश का कैबिनेट मजबूत है उसके कारण क्या है, जिसमें 5 कारण हैं। जिसमें पहला है दलीय भक्ति व अनुशासन, दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था, तीसरा है कॉमन सभा को भंग करने की शक्ति, चौथी है प्रत्यायोजित विधान व प्रशासनिक न्याय, पांचवी मंत्रिमंडल का सहकारी स्वरूप एवं सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना। तो आप इन 5 जो पॉइंट है, इन पॉइंटों का थोड़ा सा आप देख लें और इन पॉइंटों के माध्यम से आप विस्तृत उत्तर है वो दे सकते हैं। आगे हम बात करें तो आगे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के अधिकार, कार्य एवं शक्तियाँ। तो इसमें सबसे पहले है राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्य। तो फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य, जिसमें पहली शक्ति है कार्यपालन संबंधी शक्तियाँ, दूसरी है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, जिसमें दूसरे का पहला जिसमें संसद में संदेश भेजना, दूसरी है संसद के विशेष अधिवेशन बुलाना, तीसरी है राष्ट्रीय सभा को भंग करना, और तीसरी विशेषता है नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, चौथी विदेश संबंधों का संचालन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, पांचवी न्यायिक शक्तियों, और छठी है आपातकालीन में संकटकालीन शक्तियाँ। यानी कुल 6 शक्तियाँ फ्रांस के राष्ट्रपति को दी जाती है। उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने राष्ट्र के विकास में भूमिका निभाते हैं। आगे अमेरिका की सीनेट की बात करें तो अमेरिका की सीनेट की बात करें तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका वाले अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका का निम्न सदन अधिक शक्तिशाली और उच्च सदन कम शक्तिशाली हैं। जिस प्रकार भारत में राज्यसभा और लोकसभा, तो लोकसभा वो निम्न सदन है और राज्यसभा है वो उच्च सदन है। तो लोकसभा के पास शक्ति है वो ज़्यादा होती। इसी प्रकार परंतु अमेरिका की व्यवस्था के विपरीत है। तो अमेरिका में क्या है कि उच्च सदन होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है और निम्न सदन होता है वो सबसे कम शक्तिशाली होता है। तो यहाँ निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा तुलनात्मक दृष्टि से उच्च सदन अर्थात सीनेट से कम शक्तिशाली है। इस समय के साथ सीनेट की शक्तियाँ भी इतनी वृद्धि हुई कि उसे आज विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न द्वितीय सदन भी कहा जाता है। सीनेट का गठन के बारे में बात करें तो इसमें सीनेट में कौन कौन सदस्य रह सकते हैं। योग्यता की बात करें तो इसमें वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दूसरी वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है। तीसरी योग्यता है कि वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो। यानी इसकी 3 योग्यता है जो होनी वो बिल्कुल जरूरी। जिसमें पहली है 30 वर्ष का होना चाहिए, दूसरी है कि अमेरिका के अंदर क्या दोहरी नागरिकता है, देश की भी और राज्य की भी। तो जिस राज्य का निवासी है और उसी राज्य के सीट के ऊपर यदि सीनेट में जाना चाहता है तो उसी राज्य का निवासी जरूरी है, और अमेरिका के अंदर लगातार 9 वर्षों से रह रहा हो तो वह सीनेट का सदस्य है वो बन सकता है। इसकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो प्रारंभ में सीनेट सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था, और ये व्यवस्था की गई थी कि राज्य के विधानमंडल सीनेट सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। लेकिन कुछ समय तक तो ये व्यवस्था ठीक चली, किंतु बाद में इस व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो गए। इसी कारण 1912 में संविधान के 17वां संशोधन प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे सदस्यों द्वारा किया जाए। ये संशोधन 1913 में पारित हुआ और तब से ही सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो सीनेट के
कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य है कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। तो सेनेट का कार्य होता है कि कानून निर्माण को बनाने की शक्ति है वो सेनेट के पास में होती है। दूसरी है कार्यपालन संबंधी शक्तियाँ। तीसरी है अन्वेषण की शक्ति। चौथी है न्यायिक शक्तियाँ। और पांचवी वो है अन्य शक्तियाँ। यानी कुल ये 5 शक्तियाँ हैं वो सेनेट के पास में होती है। चलिए आगे बात करें तो फ्रांस की न्याय व्यवस्था की विशेषताएं। तो जिसमें पहली विशेषता है संहिताबद्ध कानून। दूसरी है लिखित कानून। तीसरी विशेषता है संसदीय कानून या संविधि कानून। चौथी है न्यायाधीशों की नियुक्ति। पांचवी है न्यायपालिका एक प्रशासकीय अंग मात्र। छठी है न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। सातवीं है न्यायालयों की 2 श्रेणियाँ। आठवीं विशेषता है विवाद न्यायाधिकरण। नौवीं है पार्कें। और 10वीं है बहुल न्यायाधीश निर्णय पद्धति। आगे हम बात करें तो चीन की साम्यवादी दल का गठन एवं उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले होती है गठन की बात करें तो सदस्यता। सदस्यता की बात करें तो साम्यवादी दल के संविधान के अनुसार 18 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु का कोई भी चीनी श्रमिक किसान निम्न वर्गीय कृषक क्रांतिकारी सैनिक या अन्य किसी भी क्रांतिकारी दल का व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या लगभग 8,94,50,000 है। कुल चीनी जनसंख्या की तुलना में दृष्टि से ये सदस्य संख्या प्रभावी नहीं है। चीनी साम्यवादी दल के सदस्य के संबंध में सदस्य की अपेक्षा गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया गया है। पार्टी की धारणा है कि इसके सदस्यों की संख्या को कम रखकर ही उसे समाज का क्रांतिकारी अग्रणी दस्ता अर्थात श्रेष्ठ नागरिकों का सर्वोच्च वर्ग बनाया जा सकता है और उसके सदस्यों में अनुशासन और उसके मानकों के प्रति उसकी आस्था को बनाए रखा जा सकता है। दूसरी है सदस्य ग्रहण करने की जटिल प्रक्रिया। देखो सदस्य ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है, जिसमें पहली है दल के कार्यक्रम और संविधान को स्वीकार करना। दूसरी है दल के किसी संगठन से संबंध होना और उसका कार्य स्वीकार करना। तीसरी है दल के निर्णयों का पालन करना। चौथी है सदस्यता शुल्क देना। तो ये 4 विशेषताएं, इस विशेषताओं को पालन करने के बाद ही ये चीनी साम्यवादी दल का सदस्य वो बन सकता है। तीसरी है मजदूरों और किसानों का प्रमुख स्थान। चौथी है दलीय संगठन में स्ववर्ग। पांचवी है कड़ा अनुशासन और आज्ञा पालन, यानी इस संगठन के अंदर बहुत कड़ा अनुशासन भी होता है और उन जो आज्ञा है उसका पालन भी करना जरूरी होता है। छठी है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। और सातवीं है त्रिस्तरीय संगठन, जिसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा प्राथमिक, ये कुल मिलाकर 7 इस साम्यवादी दल का जो संगठन है उसकी विशेषताएं थी। आगे हम बात करें तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और कार्य। तो अधिकार क्षेत्र की बात करें तो जिसमें पहला है प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। दूसरा है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। तीसरा न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। चौथा है संविधान का संरक्षक। पांचवी अधिकार क्षेत्र है संविधान का विकास करना। छठी मूल अधिकारों का रक्षक। और सातवीं है अन्य अधिकार और कार्य। तो ये मैंने नोट्स जो आपके संक्षिप्त नोट्स जो बनाए हैं, जो पॉइंट लिखा है, इन पॉइंटों को आप आराम से वो एक बार देख लें, क्योंकि इस पॉइंट बना करके यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक प्रश्न वो बच सकते हैं। अमेरिका की न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो इसके अर्थ की बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालय की उस शक्ति से लगाया जाता है जिसके अधीन व्यवस्थापिका के उन कानूनों को अवैध या अमान्य घोषित कर सकते हैं जो मतानुसार संविधान की किसी व्यवस्था के प्रतिकूल हो। न्यायालयों के इस अधिकार क्षेत्र में कार्यपालिका द्वारा किए गए वे कार्य भी आ जाते हैं जो ऐसे कानूनों के आधार पर उसके द्वारा किए गए हो। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अधीन न्यायालय
संविधान की व्याख्या करते हैं, कानूनों और प्रशासनिक आज्ञाओं की वैधानिकता और अवैधानिकता का निर्णय करते हैं। इन्हें आप संक्षेप में बात की जाए, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ आप संक्षेप में समझे तो मान लीजिए सीनेट या किसी संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है, यदि वो कानून मूल अधिकारों का हनन करता हो, यानी संविधान का जो उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है या पुनरावलोकन कर सकता है।